everyone, welcome back to this channel पढ़ाकुलो। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 8 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन दोनों ही टॉपिक्स आपस में एसोसिएटेड हैं। यस, हम बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है और इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। साथ ही साथ हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, तो माइट भी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, लेकिन हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से केस स्टडीज पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे गर्मा गर्म चाय का। भाई चाय तो हम सब ने पी हुई है और हम सब ये भी जानते हैं कि चाय बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं दो लिक्विड्स। पहला है दूध और दूसरा है पानी। पानी और दूध के मिक्सचर से ही चाय बनती है। हाँ, नो डाउट इसमें और भी बहुत सारी चीजें जाती हैं लाइक चाय पत्ती, चीनी, लेकिन लिक्विड्स के नाम पे बस ये दोनों आइटम रहती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या हर इंसान को सेम तरह की चाय पसंद होती है? तो उसका आंसर है नो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको चाय में दूध की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो पीते हैं दूध वाली चाय। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको चाय में पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो पीते हैं पानी वाली चाय। आपकी पायल मैम इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो दूध और पानी के मिक्सचर से बनी चाय। दूध का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया तो उसे हमने बोल दिया दूध वाली चाय, पानी का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया तो उसे हमने बोल दिया पानी वाली चाय। लेकिन अल्टीमेटली चाय बनी किससे? इन्हीं दोनों आइटम से। अब आप यहां मुझसे बोलेंगे कि मैम ये पूरी चाय बनाने की प्रोसेस में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था? तो बेटा देखो, जिस प्रकार से चाय बनाने के लिए पानी और दूध का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है ना, उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। और कैपिटल को बनाने के लिए हम दो आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली आइटम होती है इक्विटी और दूसरी आइटम होती है डेट। तो डेट और इक्विटी के मिक्सचर से बनता है हमारा कैपिटल। यहां ऐसे मान लो कैपिटल हो गया आपकी चाय, इक्विटी हो गई दूध और डेट हो गया पानी। सो जिस प्रकार से चाय को बनाने के लिए दूध और पानी का इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार से कैपिटल को बनाने के लिए इक्विटी और डेट का इस्तेमाल हुआ। इनका प्रोपोर्शन प्रेफरेंस वाइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कैपिटल बनेगी इन्हीं दोनों आइटम से। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डेट बिल्कुल भी नहीं होता, पूरा का पूरा इक्विटी होता है, और कई बार वाइस वर्सा भी हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ दूध वाली चाय पसंद होती है, वो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करवाते, और कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं, उसमें दूध बिल्कुल नहीं डलता। सो कैपिटल में इक्विटी का या डेट का पोर्शन कितना रखा गया है, किस प्रोपोर्शन में इन्हें मिक्स किया गया है, वो कहलाया जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे चाय में अगर दूध ज्यादा है तो उसे दूध वाली चाय बोली जाती है, और पानी ज्यादा है तो उसे पानी वाली चाय बोला जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कैपिटल में इक्विटी ज्यादा है या डेट ज्यादा है या दोनों सेम अमाउंट में है, तो वो पूरी चीजें कहलाई जाती हैं उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां ये बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे जो बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस हैं, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस इज बेसिकली वो पैसा जो कि बिजनेस रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी डिफरेंट सोर्सेस से आता है। तो वो सोर्सेस का अगर हम ऑनरशिप के बेसिस पे बाइफिकेशन देखें तो दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है ऑनर्स फंड, दूसरी कैटेगरी है बोरोड फंड। ऑनर्स फंड कुछ नहीं है, जो बार बार हम इक्विटी बोल रहे हैं ना, बस वही है। और बोरोड फंड अगेन कुछ नहीं है, जो बार बार हम डेट बोल रहे हैं ना, वही है। यहां ये बोलते हैं ऑनर्स फंड्स कंसिस्ट ऑफ
equity share capital, preference share capital and reserves and surpluses और retained earnings. ऑनर्स फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, या फिर रिजर्व्स और सरप्लस, जो भी बुलाना हो वो बुला सकते हो. ये आते हैं सारी आइटम्स ऑनर्स फंड के अंदर. वहीं पे बोरोड फंड्स की बात करें तो बोरोड फंड्स में ये बोलते हैं कि इसमें आते हैं लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स. मतलब हर वो चीज जो उधारी पे ली गई है उसे हम बोरोड फंड्स में कंसिडर करते हैं. जैसे कि बैंक से लोन लिया है तो वो बोरोड फंड्स में आ जाएगा. लोगों को डिबेंचर्स बेच के उधारी वाला पैसा लिया है तो वो डिबेंचर्स हेड में आ जाएगा, मतलब बोरोड फंड्स में आ जाएगा. वहीं पे लोगों को पब्लिक डिपॉजिट्स के सर्टिफिकेट्स देके अगर पैसा उठाया है, बोरो किया है, तो वो भी अगेन बोरोड फंड्स का पार्ट होगा. These may be borrowed from bank, other financial institutions और debenture holders और public. Borrowed funds आप बैंक से ले सकते हो, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, या फिर डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट्स वाले होल्डर से ले सकते हो. ठीक है. अब फाइनली ये एक लाइन लिख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में. इट सेज कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड और बोरोड फंड. बोरोड फंड और ऑनर्स फंड के मिक्स को आप कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. भाई देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो हमने समझ लिया कि डेट और इक्विटी का मिक्सचर है ये बेसिकली. लेकिन डेट ज्यादा रहेगा या इक्विटी ज्यादा रहेगी, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कुछ फैक्टर्स पे जो कि यहां लिखे हुए हैं. इनमें फर्स्ट फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिर है डेट सर्विस कवरेज रेशो, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. ये सारे के सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी बोले हैं ना, ये अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों ने, क्योंकि वाकई में इनसे बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं और किसी भी पॉइंट से आ जाएंगी और इनडायरेक्ट वे में पूछेंगे आपसे. ये भी नहीं कि डायरेक्टली पूछ लेंगे कुछ. तो अच्छे से समझना ताकि केस स्टडीज में तुम फंसो नहीं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैश फ्लो पोजीशन. भाई देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट का पोर्शन कितना रखना है वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है. क्या उनके पास भर भर के कैश आता है या उनके पास कैश की तंगी रहती है. अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों जरूरी है इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन सेट करने के लिए कि कैश फ्लो पोजीशन पता हो हमें कंपनी का. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, जब भी कोई कंपनी डेट इश्यू करती है तो ऑब्वियसली वो एक ऑब्लिगेटरी पेमेंट के साथ आता है. हमें पता है ये चीज. जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो भैया इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता. जब भी हम लोगों से डिबेंचर्स के बदले में पैसे लेते हैं तो उन लोगों को हम डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करते हैं कि नहीं करते. क्या ये वॉलंटरी पेमेंट्स होती हैं? नहीं, ये ऑब्लिगेटरी पेमेंट होती है कि नो मैटर व्हाट हमें ये देनी ही पड़ेगी. ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा. तुम्हारी इनकम कहीं से हो रही हो नहीं हो रही हो, तुम्हें कहीं से पैसे मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश हो नहीं हो, इन्हें मैटर नहीं करता. बैंक से लोन लिया है वो तो इंटरेस्ट मांगेगा ही मांगेगा, चाहे तुम कहीं से भी लाके दो. तो ये इंटरेस्ट की पेमेंट या जितनी भी ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स होती हैं ये सारी कैश में होती हैं. तुम बैंक वालों को ये नहीं बोल सकते कि अरे आ जाना, हमारे यहाँ पे टीवी पड़ा हुआ है वो उठा के ले जाना, या हमारे यहाँ पे सोफा रखा हुआ है एक्स्ट्रा वो उठा के ले जाना. बैंक वाले बोलेंगे हमें कैश चाहिए भैया, पैसा चाहिए हमें. तो वो पैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले होना चाहिए, तभी तुम और ज्यादा डेट लेने के बारे में सोच सकते हो, या तभी तुम डेट लेने के बारे में सोच सकते हो. तो मतलब डेट लोगे तो ये ऑब्लिगेटरी पेमेंट तो आएगी आएगी, जिसके लिए जरूरी है तुम्हारे पास खुला कैश फ्लो हो, या जिसके लिए ये भी जरूरी है कि तुम्हारे ऑलरेडी कैश वाले पेमेंट्स बहुत सारे नहीं हो. ये ना हो कि तुम पहले से ही कैश में बहुत सारे पेमेंट्स कर रहे हो जो कि तुम्हें देने ही देने हैं और पता चले तुम एक और मुसीबत अपने सर पे ले लो. तो डेट लेके हमें सरदर्दी नहीं ऐड करनी ना बेसिकली. सो कैश फ्लो पोजीशन देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता रहता है,
तो तुम डेट की टूवर्ड्स जाओ, वरना इक्विटी के टूवर्ड्स जाओ, वरना डेट के टूवर्ड्स नहीं जाओ, रादर प्रेफर करो इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इसमें तो डिविडेंड देना कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, उनके पास कैश फ्लो अच्छा होगा तभी देंगे हम, वरना नहीं देंगे, मना कर देंगे। सो यहां ये बोलते हैं साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग। बोरोइंग करने से पहले आपको अपना कैश फ्लो जरूर देखना चाहिए। कैश फ्लोज मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर ऑल्सो। जो ऑलरेडी आपके फिक्स्ड कैश पेमेंट्स हैं, सिर्फ उतना नहीं हो कैश फ्लो आपका, बल्कि उसके ऊपर भी होना चाहिए ताकि आप एडिशनल पेमेंट करने के लिए तैयार हो। It must be kept in mind that a company has cash payment obligation for normal business operations, for investment in fixed assets, for meeting the debt service commitment, that is payment of interest and repayment of principal. देखो अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट के बारे में बताया था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लोन ही वापस करना पड़ेगा। अभी तो तुम बैंक वालों को इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, लेकिन लोन भी तो कभी ना कभी तुम्हें रिपे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स का जो पैसा लिया है वो भी तो कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी तुम्हारे पास कैश होना चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट दोनों के लिए ही कैश रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी कैश लगता है, और फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके लिए भी कैश लगता है। कोई मशीनरी खरीदोगे कैश में ही तो पे करोगे ना, तो ये सारी चीजों के लिए कैश की आवश्यकता होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट कैश है ये सारी ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए, तभी तुम डेट के टूवर्ड्स जाना, वरना तौबा तौबा कर लेना, दूर हट जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये वाला पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना। रीजन बीइंग यहां से सिर्फ केस स्टडीज नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में फिगर्स दी होंगी और पूछा जाएगा आपसे कि आईसीआर क्या होगा इसका, साथ ही साथ बताओ आईसीआर करता क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो। It says the interest coverage ratio refers to the number of times earnings before interest and taxes of a company covers the interest obligation. एक कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी बार उसके इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकती है, पूरा कर सकती है, कवर कर सकती है, वो बेसिकली बताता है आईसीआर। Now what is EBIT? EBIT का मतलब होता है वो अर्निंग्स जिसमें से अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया है। भाई हमारी फाइनल अर्निंग्स जानने के लिए हमें इंटरेस्ट और टैक्स की ऑब्लिगेशन माइनस करनी पड़ती है ना, तभी तो पता लगता है हमारी कमाई कितनी हुई है। तो अभी इस अमाउंट में से हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया है, तभी इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो EBIT कितना टाइम्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से ज्यादा है, कितनी बार ये इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को कवर कर सकता है, वो बताया जाता है आईसीआर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका EBIT है 10 रुपीज और उसका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है 1 रुपया। तो इसका अगर आईसीआर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा और यहां लिखा जाएगा 10/1, तो 10 बार हमारा इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन पूरा हो सकता है इस अर्निंग से। कितनी अच्छी बात है, राइट? मतलब ऐसे मानो कि इस कंपनी की अर्निंग्स इतनी ज्यादा है कि इसके इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन को वो 10 बार कवर कर सकती है, 10 बार पे किया जा सकता है इसमें से ये इंटरेस्ट। तो जितनी ज्यादा बड़ी ये रेशो होगी, जितनी हायर ये रेशो होगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा कंपनी के लिए, क्योंकि उतना ही रिस्क कम होगा फेलियर का। किस चीज के फेलियर का? इंटरेस्ट ना पे करने वाले फेलियर का। भाई ऑब्वियसली अगर EBIT ज्यादा है, आईसीआर ज्यादा आ रहा है उसकी वजह से, तो ये कंपनी आसानी से अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है, तो फेलियर क्यों ही करेगी वो, राइट? So it says the higher the ratio, lower will be the risk of company failing to meet its interest obligation. जितनी ज्यादा हायर रेशो होगी ये, उतना ही कम रिस्की होगा कंपनी के लिए फेल करना अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने का। However, this ratio is not an adequate measure. यहां लिख दिया इन्होंने एक नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस रेशो।
ये बोलते हैं कि ये रेशो उतना भी अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, उतना भी एडिक्वेट मेजर नहीं है वाकई में जानने के लिए कि क्या कंपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, उसका आंसर लाई करता है इस लाइन में। इट सेज अ फर्म में हैव अ हाई EBIT बट लो कैश बैलेंस। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि एक कंपनी अर्निंग्स बहुत रख सकती है लेकिन एट द सेम टाइम कैश उसके पास नहीं है। हो सकता है ना ऐसा, भाई मैं बहुत ज्यादा कमाती हूँ लेकिन मेरे पास हार्ड कैश नहीं आता है, तो हार्ड कैश नहीं होगा तो मैं इंटरेस्ट कहाँ से पे करूंगी, इंटरेस्ट तो कैश में ही जाता है ना, अभी भी बताया था मैंने आपको पिछले पॉइंट में। तो ऐसा भी होता है समटाइम्स कि कंपनी की EBIT तो बहुत हाई होती है लेकिन उसका कैश बैलेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो कैश पेमेंट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाती है। तो ये उतना भी अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, ठीक है। अब भाई देखो, अगर बुक वालों ने ICR मतलब इस रेशो की बुराई कर दी है तो कोई ना कोई बेटर रेशो के बारे में तो आपको बताया ही होगा। तो बस वही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज डेट सर्विस कवरेज रेशो। जिन डेफिशिएंसीज के बारे में हमने ICR में बात किया है उन डेफिशिएंसीज को ये वाली रेशो कम करती है, मतलब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मेजर है इन कंपैरिजन टू ICR। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि ICR इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडिक्वेट मेजर, तो व्हाट्स द रिप्लेसमेंट, तो यहां पे आप आंसर लिखोगे DSCR इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ICR। It says the cash profits generated by operations are compared with the total cash required for the service of debt and preference share capital। हमने अभी बात की थी ना कि समटाइम्स EBIT तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन कैश उतना होता नहीं है, जिसकी वजह से वो वाला ICR वाला रेशो हम इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ इन्होंने फॉर्मूला ही ऐसा बना दिया कि यहाँ ये कैश को ही कंपेयर कर रहे हैं, कितने कैश प्रॉफिट्स आपने जनरेट किए हैं और कितना आपकी ऑब्लिगेशन होगी डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को कैश में पे करने की, उन दोनों को ही कंपेयर किया जा रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है जिसमें हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब यहाँ पे हम EBIT ना लेके बल्कि इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, टैक्स ऑब्लिगेशन सारी माइनस कर रहे हैं और वो प्रॉफिट ले रहे हैं जो कि टैक्स माइनस करने के बाद आ रहा है। उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करते हैं और नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं। फिर इन सबको हम डिवाइड करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड से प्लस इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑब्लिगेशन के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला अपना के हमें DSCR मिल जाता है, जिससे हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारे कैश फ्लोज कैसे हैं बेसिकली। A higher DSCR indicates better ability to meet cash commitments and subsequently the company's potential to increase debt component in its capital structure। जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी के पास कैश होगा अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन या जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, इसलिए इसे ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट मेजर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई हम कहीं पे भी किसी भी चीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक उम्मीद के साथ करते हैं कि कल हमें इससे फायदा होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो कितना रिटर्न हमें मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, वो कहलाई जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत अच्छा मेजर होता है ये जानने के लिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें इक्विटी और डेट कितना रखना है। इट सेज if the return on investment of a company is higher, it can choose to use trading on equity to increase its EPS। अगर कंपनी का ROI ज़्यादा है तो कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकती है। Now what is this TOI? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। Now what is this TOI? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में मैं अलग से समझाऊंगी एक वीडियो में, जिसको मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी और आप देख लेना अच्छे से। फिलहाल अगर बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के एलिमेंट को बढ़ा देना, जिसकी वजह से EPS मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। क्या बोला मैंने?
डेट के एलिमेंट को जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाया, उसकी वजह से ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया। ये हुआ कैसे, क्या कॉन्सेप्ट थी, वो सारी मैं आपको अलग से ही बताऊंगी वो इंडिविजुअल वीडियो में, सो वेट फॉर दैट, ओके। It says ROI is an important determinant of the company's ability to use trading on equity and thus the capital structure. ROI एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है ये जानने के लिए कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करनी चाहिए, सही रहेगी कि नहीं रहेगी, और उससे पता चलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका पोर्शन कितना रहेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। भाई देखो, जब भी आप डेट बाय करते हो, जब भी आप उधारी पे किसी से पैसे लेते हो, तो वो बिना किसी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के तो आते नहीं है। बैंक से तुमने लोन उठाया है, बैंक ऐसा बोलेगा कि हाँ हाँ ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस कर देना, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो हमारे सगे संबंधी हो, तुम्हें तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा ना वो। हर इंसान को अगर वो डेट लेता है, पैसे बोरो करता है, तो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन तो पे करनी पड़ती है ना। तो यही कहलाई जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ डेट। यही है हमारी कॉस्ट जो कि हमें बेयर करनी पड़ती है अगर हम डेट के टूवर्ड्स जाते हैं। तो जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ डेट होगा उतना ही हम दूर भागेंगे डेट से, और जितना ही कम कॉस्ट ऑफ डेट होगा उतना ही हम करीब जाएंगे डेट के टूवर्ड्स। सुना है ना पेरेंट्स को बोलते हुए कि बैंक लोन सस्ते हो रहे हैं, चलो फटाफट जाके लोन ले लेते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई अगर इस टाइम पे तुम लोन लोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तुम्हारी जेब से जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जा रही थी वो कम जाएगी, तो तुम्हें बैंक लोन अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। लेकिन वहीं पे तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, लेकिन बैंक लोन बहुत महंगा है, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप बैंक लोन के टूवर्ड्स नहीं जाएंगे। So a firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ higher debt. जितना lower rate होगा इंटरेस्ट का उतना ही ज़्यादा डेट तुम लोगे, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट है हमारा टैक्स रेट। इसमें ये बोलते हैं since interest is a deductible expense. Now what is this deductible expense? देखो, ऐसे इमेजिन करो एक कंपनी है जिसका EBIT है 100 रुपये, मतलब उस कंपनी ने अर्निंग की है इंटरेस्ट और टैक्स कैलकुलेट करने से पहले 100 रुपए की। टैक्स का रेट है 10%। तो यहां एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये 10% लगेगा किस पे? ये पूरे EBIT पे लगेगा? तो आंसर है नो। इस EBIT में से पहले इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन थी हमारी 10 रुपए की, तो अब आया इसका अमाउंट 90 रुपए। ये क्या हुआ? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। क्या हुआ ये? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। मतलब इस अर्निंग में से हमने इंटरेस्ट का अमाउंट तो माइनस कर दिया है, लेकिन टैक्स का अमाउंट अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो हमें जो टैक्स कैलकुलेट करना है ना, वो इस 90 रुपए पे होगा इंस्टेड ऑफ 100 रुपए। लेकिन ये इंटरेस्ट माइनस होगा कब? ये माइनस होगा जब कंपनी ने डेट लिया होगा। ऑब्वियस सी बात है ना भैया, अगर आपने डेट लिया ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन कहाँ से आएगी? तो डायरेक्टली टैक्स आपका कैलकुलेट होगा 100 रुपए पे। समझ रहे हो ना बात? ऐसे मानो एक कंपनी है जिसने डेट लिया ही नहीं हुआ, तो उसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुआ 100 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट तो उसका कुछ था ही नहीं, तो ये पूरा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स 100 रुपए, और टैक्स कैलकुलेट होगा इस 100 पे, तो 10% इसका कितना बनेगा? पूरा 10 रुपए बनेगा। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में इसका टैक्स बनता 9 रुपए। तो टैक्स यहाँ पे 1 रुपया कम आया जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बीच में एडेड था। तो ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा टैक्स का अमाउंट होगा उतना लोग प्रेफर करेंगे डेट लेना, क्योंकि डेट की वजह से, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन की वजह से हमारा टैक्स सेव हो जाता है। क्या समझे? ये समझना था आपको कि जब भी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के एंड में, तो उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक
डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इसकी वैल्यू है, इसको पहले माइनस किया जाता है, उसके बाद जो फिगर आता है उस पे टैक्स कैलकुलेट होता है, जबकि डिविडेंड डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। तो इसलिए आप इक्विटी की टूवर्ड्स ना जाके डेट के टूवर्ड्स जाते हो अगर टैक्स का रेट ज्यादा होता है तो। ऑफ इक्विटी ये क्या बोलता है? इमेजिन करो ये एक इंसान है जिसने कंपनी XYZ के शेयर्स परचेज किए हैं। शेयर्स परचेज करके ये क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया। क्या शेयर होल्डर को कोई मैंडेटरी पेमेंट मिलती है जैसे डेट होल्डर्स को मिलती है? आंसर है नो। इनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है, वो भी कब? जब कंपनी अनाउंस करती है। इवन इफ कंपनी बंद हो रही होती है तब भी इनको लास्ट में जाके पेमेंट मिलती है अगर कुछ पैसा बचता है तो, अदरवाइज इनको कोई पैसा नहीं मिलता। ऐसा मानो सबसे ज्यादा तो कंपनी में रिस्क इन्होंने ही उठाया होता है। अब ऐसे सिनेरियो में इमेजिन कर लो कि एक कंपनी, मतलब यही कंपनी XYZ ने भर भर के डेट उठा लिया है, इतना डेट उठा लिया कि अब इसकी रिपेमेंट करने की औकात ही नहीं बची है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ऑब्वियसली बैंक वालों को तो अपना पैसा चाहिए होगा या लोगों को तो अपना पैसा वापस चाहिए होगा। वो क्या करेंगे? वो इस कंपनी के असेट्स बेच देंगे, इस कंपनी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेच देंगे, सब बेच के अपने पैसे वापस करने की कोशिश करेंगे। मान लो अगर सारे के सारे पैसे डेट को चुकाने में ही चले गए, कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, कोई असेट नहीं बचा, शेयर होल्डर्स तो मुंह तकते रह गए, इनको बेचारों को तो कुछ नहीं मिला। भाई इनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना कि अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ मिले। ये नहीं हो कंपनी एक दिन बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तरा उठा के बंद हो जाए और हमारे हाथ कुछ ना लगे, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना। तो जैसे जैसे कंपनी डेट का अमाउंट बढ़ाने लगती है वैसे वैसे इन लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, इन लोगों का रिस्क बढ़ने लगता है और इन लोगों को लगता है कि नहीं यार, अब तो कंपनी से कुछ कॉम्पेंसेशन चाहिए हम लोगों को, क्योंकि भाई बहुत हो गया, हमने कंपनी के लिए बहुत कर लिया, अब ये कंपनी तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। It says stock owners expect a rate of return from the equity which is to commensurate with the risk they are assuming. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी अज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ तो रिटर्न उनको मिलेगा क्योंकि वो रिस्क को हैंडल कर रहे हैं। और जितना जितना रिस्क बढ़ता जाता है डेट इंक्रीज होने की वजह से उतना उतना इनका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता जाता है। इनको चाहिए होता है, डेट कम था तो ये कम रिटर्न में भी खुश थे, अब डेट का इंक्रीज हो गया अमाउंट तो ये ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि ये ज्यादा रिस्क भी बेयर कर रहे हैं। आया समझ? तो ये भी एक फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर तय करने में जो अहमियत रखता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में जिसको मैं आई बटन में प्लेस कर दूंगी, फटाफट जाके देख लेना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो हम इक्विटी प्रेफर नहीं करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर कम है तो हम इक्विटी प्रेफर करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, बट ये लॉजिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फ्लोटेशन कॉस्ट पता होगी। नेक्स्ट है आपका रिस्क कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेट इंक्रीज होने से रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इस रिस्क को हम क्या बोलते हैं? इस रिस्क को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? देखो, हमने किसी से उधारी ली है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसे, लेकिन साथ ही साथ एक फ्यूचर डेट पे हमें वो उधारी वाला पैसा भी तो रिपे करना पड़ेगा ना। तो मतलब जब हम डेट लेते हैं तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट भी रिपे करना पड़ता है। तो ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस है हमारे सर पे, ये दोनों ही काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं बर्डन है हमारे सर पे। व्हाट इफ आपने बीइंग अ कंपनी बहुत सारा डेट ले लिया लेकिन अब आपकी कंपनी चल नहीं रही है, आपकी कंपनी में काम नहीं हो पा रहा, आपकी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा, ये दोनों पेमेंट तो रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि मुनाफा नहीं हो पा रहा तो लोग फॉरगो कर देंगे कि हाँ भैया कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार पे कर देना या मत पे करना। नहीं, इतने अच्छे लोग भी नहीं है दुनिया में। सो बेसिकली आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो अगर कंपनी नहीं चलती है तो ये सोचो ना कि तुम कितना बड़ा रिस्क अपने सर पे लेके चल रहे हो।
मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस उसी के बारे में बात हो रही है कि अगर एक कंपनी ऑलरेडी बहुत रिस्की वे में चल रही है तो उसे और ज़्यादा डेट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले इतना रिस्क उठाया हुआ, उसके बाद और तुम डेट के थ्रू रिस्क उठा रहे हो। लेकिन अगर एक कंपनी का रिस्क फैक्टर बहुत कम है एट प्रेजेंट, तो वो ज़्यादा डेट के लिए जा सकती है, क्योंकि वो उतना रिस्क बेयर कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे कि एक कंपनी की कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उतना वो डेट ले सकती है। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है और ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिस्क उठाया हुआ है तो डेट लेने की आवश्यकता नहीं है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे इमेजिन करो एक कंपनी है XYZ जिसका मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी था 100 रुपए का। मतलब ये मैक्सिमम 100 रुपए का बोरोड फंड ले सकती थी। इसने क्या किया, पहले ही 90 रुपए का लोन ले लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये कंपनी 50 रुपए का और लोन ले सकती है, या 40 रुपए का और लोन ले सकती है, या 20 रुपए का और लोन ले सकती है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि फिर ये उसके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाएगा। अब ये मैक्स टू मैक्स सिर्फ और 10 रुपए का लोन ले सकती है, दैट्स इट। उसके बाद इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो हर कंपनी का एक मैक्सिमम डेट टेकिंग कैपेसिटी होता है जो वो कैलकुलेट करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा के और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके। अगर वो स्टार्टिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले लेती है तो वो अपने फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है, क्योंकि भाई फ्यूचर में जाके आप फिर ज़्यादा लोन ले नहीं पाओगे। वहीं अगर इस कंपनी ने ऐसे किया होता कि सिर्फ 10 रुपए का लोन लिया होता पहले, तो अब उसके पास चांस था 90 रुपए तक का और लोन लेने का। सो ये बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का भी थोड़ा ध्यान रखो। ऐसे मत करो कि तुम पूरा का पूरा डेट का अमाउंट अभी लेके बैठ गए हो, क्योंकि उससे क्या होगा, फ्यूचर में तुम्हारे डेट टेकिंग कैपेसिटी फिर निल हो जाएगी। मतलब फिर तुम फ्यूचर में डेट और ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोटेंशियल रहना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। ये क्या बोलता है भाई? देखो, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के ऑनर्स, मतलब मालिक। इनके पास लाई करता है कंपनी का कंट्रोल। ये पूरी चीजें कंपनी के बारे में डिसाइड करते हैं, कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिविडेंड पे होगा नहीं होगा, कैसे क्या होने वाला, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए एट प्रेजेंट किसी कंपनी में 4 शेयर होल्डर्स हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और इंसान इस कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर होल्ड करे, तो ऐसे सिनेरियो में ये कंपनी इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जैसे इन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू किए और लोग आ जाएंगे, वो भी इस कंट्रोलिंग पावर का हिस्सा बन जाएंगे, उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर चल जाएगी और इनकी पावर्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो अगर आप अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं तो आप इक्विटी नहीं इशू करेंगे। इफ यू आर ओके विद डाइल्यूटिंग द कंट्रोलिंग पावर, देन उसकी सिनेरियो में आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भाई देखो, हमारे देश में हर एक चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। ये हर एक चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस, कुछ ना कुछ लॉज, कुछ ना कुछ रूल्स बनाती रहती है। ये सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस कंपनीज को फॉलो करना जरूरी होता है। इनके अगेंस्ट कंपनी नहीं जा सकती है। तो ये भी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देती है, कोई गाइडलाइन देती है, देन इन दैट सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशंस को वो भी फॉलो करना पड़ता है, वो भी मानना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। भाई देखो, मेरे को चाहिए कि मैं कंपनी के शेयर्स इशू करूं, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट की स्थिति बहुत बेकार है। कोई भी इंसान दूर दूर तक वहां दिखाई नहीं दे शेयर्स खरीदने के लिए। तो मैं शेयर्स इशू कर भी दूं, खरीदने के लिए तो लोग हैं नहीं।
तो ऐसे में शेयर्स बिकेंगे कैसे? नहीं बिक पाएंगे ना। तो ये बोलते हैं काफी हद तक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर स्टॉक मार्केट कंडीशन के ऊपर भी बेस्ड होता है। अगर मार्केट में बुलिश सिचुएशन चल रही है, मतलब सब लोग भर भर के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो आप भी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट में बेरिश फेज चल रहा है, मतलब कोई भी शेयर्स नहीं खरीद रहा है, तो कंपनी भी इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करती है, वो भी प्रेफर करती है फिर डेट लेना। बुलिश और बेरिश फेज को अगर आपको डिटेल्ड वे में समझना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। देखो, वैसे तो यूजुअली बोला जाता है कि इंसान को सिर्फ अपने में मगन रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों की यहाँ पे ज्यादा ताकाफूकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमेशा आपको अपने कंपेटिटर्स पे एक हल्की फुल्की नजर जरूर बनाए रखनी चाहिए। ये भी तो देखो ना, तुम्हारे अगेंस्ट जो कंपनीज खड़ी हैं, तुम्हारे कंपटीशन में जो कंपनीज खड़ी हैं, वो क्या कर रही हैं, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये लास्ट पॉइंट में बस इतना ही बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे कंपेटिटर्स हैं उनको भी एक बार देखो कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन मिक्स कर रहे हैं। उनसे भी अगर तुम्हें लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है, वो भी सीख लो, क्या बुरा है। आया समझ? एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। इफ यस, लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। 12th क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले से बता दूं। एंड 12th क्लास का सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, सो दैट मैं उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखूं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।